हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ आरबीआई के बारे में। मीन्स आरबीआई की हिस्ट्री क्या है। तो 1913 में सभी कमर्शियल बैंक को ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी कि वो कंपनी एक्ट के अंडर अपने आप को रजिस्टर करें। और उस टाइम जो है इन कमर्शियल बैंक्स पे कोई भी मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं थी। मीन्स मॉनिटरिंग वाज लैक्स, मॉनिटरिंग की कमी थी। जैसे कोई सीआरआर नहीं था, कोई एसएलआर नहीं था, कोई बासेल नॉर्म्स नहीं थी। जैसे सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक को रखना पड़ता है। एसएलआर है, बासेल नॉर्म्स है, जो ये इस टाइम आए हैं। जब 1913 था उस टाइम ये सीआरआर एसएलआर टाइप के कोई चीज़ नहीं थे। इसीलिए जो बैंक्स थे वो अपनी मनमानी करते थे, उनके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं था। फिर 1926 में एक रॉयल कमीशन बनता है इंडियन करेंसी पे, जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, जो रिकमेंड करता है कि हमें एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करनी चाहिए, जिसका नाम है आरबीआई। जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक है। तो ये जो रिकमेंडेशन है वो हिल्टन यंग कमीशन देता है। उसके बाद 1929 में यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। जो फाइनेंस है उसमें ग्रेट डिप्रेशन आता है और 450 से ज़्यादा बैंक इंडिया में कोलैप्स हो जाते हैं। क्योंकि जो यूएसए है उसमें जो भी बैंक में ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है बैंक्स के अंदर जो है बैंक रन हो गया होगा, फिर लोन वापस नहीं किए होंगे लोग, फिर वहाँ पे शेयर्स कम हो रहे होंगे। तो जो भी मतलब इंडिया के जो बैंक हैं वो भी बहुत सारे लोगों को लोन दिए होंगे, जो जाके यूएसए के बैंक्स में या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में शेयर्स में पैसा लगाते हैं। तो इसके थ्रू जो है अगर यूएसए में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं इंडिया से जो लोन लिए हैं तो वो तो चुका नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के जो बैंक्स हैं उनके ऊपर जो है नॉन प्रॉफिट एसेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कलेक्ट होने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के जो बैंक है वो कोलैप्स हो जाएंगे। सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिकम सीरियस अबाउट सेटिंग अप आरबीआई। तो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी वो सीरियस हो गई कि हमें आरबीआई को सेटअप करना होगा। 1934 में आरबीआई को इनेक्ट करवाया गया। मीन्स इनेक्ट का मतलब होता है जो लॉ से पास हो, तो आरबीआई को लॉ के थ्रू पास किया गया, मीन्स इनेक्ट हुआ आरबीआई। और ये 1935 अप्रैल में जाके ऑपरेशनल हुआ है। मीन्स इसने अपना काम स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1935 से, जिसके फर्स्ट गवर्नर जो है वो बनते हैं सर और ऑसबॉर्न स्मिथ। और उस टाइम इंडिया के वायसराय थे विलिंगडन। और जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी वो सिर्फ और सिर्फ 4.4% ही थी। मीन्स जो बाकी के ऑनरशिप थी वो आरबीआई के पास ही थी, खुद के पास, और जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ही कम हिस्सा था। 1935 जुलाई में ये हुआ कि जो भी कमर्शियल बैंक, कुछ कंडीशंस हैं जिसको अगर वो फॉलो करते हैं तो उन्हें आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में डाल दिया जाएगा और वो क्या बन जाएंगे, शेड्यूल बैंक बन जाएंगे। और उन्हें जो है सीआरआर जैसे जो कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के पास है रखना होगा। मीन्स जो बैंक है अपना कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रखते हैं, ताकि जो अगर बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस टाइम इस सीआरआर के पैसे को यूज़ किया जा सके। फिर 1943 से 1949 के बीच जो है जो सीडी देशमुख हैं वो सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर बनते हैं। 1943 से 49 के बीच सीडी देशमुख जो है इंडियन गवर्नर बनते हैं फर्स्ट। जो फर्स्ट गवर्नर यहाँ आरबीआई के बने हैं वो इंडियन नहीं है, वो ब्रिटिश है, जिनका नाम सर ऑसबॉर्न स्मिथ है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे तो वो है सीडी देशमुख, जो कि बेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो यूएसए में होता है 1944 में, उसमें भी हिस्सा लेते हैं। 1948 से 1949 के बीच आरबीआई ने अपना जो ऑनरशिप है उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया, मीन्स नेशनलाइजेशन हो गया। तो 1948 आरबीआई ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एक्ट के अनुसार जो है आरबीआई का जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, जिसकी वजह से आरबीआई जो है पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल हो गई। मीन्स अगर आरबीआई कोई काम कर रहा है और पार्लियामेंट उससे पूछ रहा है तो उसे जवाब देना पड़ेगा। मीन्स अगर कुछ भी मतलब कर रहा है तो अगर पार्लियामेंट को वो जवाब दे ही होगा। और डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट को देगा। अगर कोई भी उसको प्रॉफिट होती है आरबीआई को तो वो अपना जो डिविडेंड है प्रॉफिट का वो गवर्नमेंट को उसे देना होगा।
फिर आते हैं 1949 पे। 1949 पे क्या होता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है, जिसकी वजह से आरबीआई को पावर मिल जाता है। आरबीआई को क्या पावर मिलता है? तो सबसे पहले जो भी बैंक्स हैं, अगर उन्हें अपना बैंक ओपन करना है तो उसके लिए जो लाइसेंस है वो आरबीआई देगा। फिर अगर किसी बैंक को न्यू ब्रांचेस खोलने हैं तो उसके लिए भी परमिशन कौन देगा? आरबीआई देगा। अगर कोई बैंक है उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं, जैसे एसएलआर की कितना आप पैसा रख सकते हैं एसएलआर में, तो ये सारे जो रेगुलेशंस है वो आरबीआई लगाता है। उसके बाद जो है वो डिपॉजिटर जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई बैंक हमारे पैसे हमने किसी बैंक में मान लीजिए पैसा जमा किया है, लेकिन वो बैंक उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, और हो सकता है कि वो फ्यूचर में उस हमारे पैसे को डुबा दे और लॉस में चली जाए। अगर आरबीआई को ऐसा पता चलता है कि जो बैंक है हमारे पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो आरबीआई उस पर रूल एंड रेगुलेशन लगाएगा, और फिर भी वो नहीं मानेगी तो उसे वो एलिमिनेट कर सकता है। तो वो एलिमिनेशन भी करता है और मर्जर भी कर सकता है वीक बैंक का। जैसे कोई बैंक है जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, तो अगर वो 2-3 बैंक हैं तो बड़े बैंक में उसको क्या मर्ज कर देता है आरबीआई, जिसकी वजह से नुकसान भी नहीं होगा, और फिर जो बड़ा बैंक है वो जब उसके साथ मिल जाएंगे तो वो फिर उसके बाद उसको संभाल लेगा। तो ऐसे आरबीआई का जो है हिस्ट्री आज हमने देखा। अब मैं आने वाली वीडियोस में आपको आरबीआई के जो मेंबर्स है उसके बारे में बताऊंगी, डिप्टी गवर्नर के बारे में बताऊंगी, और आरबीआई के गवर्नर के बारे में भी बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।